नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। जैसा कि हम लोग शुरू किए थे, नेट का पेपर नज़दीक आ गया है, उसके लिए श्रृंखला प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चन का। आइए उसमें शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर कहा गया है। सही विकल्प चुनें। इसमें कौन सा सही विकल्प है उसको चुनना है। जिसमें अभिकथन ये है, लैटेराइट मृदा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब उच्च तापमान और अच्छी बारिश हो तथा क्रम से आर्द्र और शुष्क समयावधि आती है। ठीक। तर्क कहता है, लैटेराइट मृदा काफ़ी फूल जाती है और वर्षा ऋतु में गीली होने के बाद लिसलिसी हो जाती है और स्वतः जुताई हुई के रूप में भी जानी जाती है। ठीक। आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में बताते हैं। जो लैटेराइट मृदा है, लैटेराइट मृदा ये आर्द्र और शुष्क क्षेत्र में तो पाई जाती है, ये बात सही है। आर्द्र और शुष्क क्षेत्र में इसको जो है 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। ठीक। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पे लैटेराइट मृदा होती है। ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका और चूने के जो तत्व हैं ये रिस कर नीचे चले जाते हैं। रिस कर नीचे चले जाने का कारण क्या है? क्योंकि अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसीलिए सिलिका और इसके चूने जो है वो रिस कर अंदर चले जाते हैं। ठीक। अंदर चले जाते हैं और ऊपर बचता क्या है? तो ऊपर बचता है लोहा और एल्युमिनियम। ये दो चीज़ बचता है इसके ऊपर। ठीक। इसलिए इसमें बहुत अच्छी खेती नहीं की जा सकती है। ठीक। जब ये सूखती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, एकदम ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, लेकिन ये स्वतः जुताई वाली नहीं होती है। अगर बात करें स्वतः जुताई वाली तो वो है काली मृदा। ठीक। वो है काली मृदा स्वतः जुताई वाली। ये स्वतः जुताई वाली नहीं होती है। ठीक। लेकिन लैटेराइट मृदा का जो है, लैटेराइट मृदा का अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की भारत में तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी और
पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ठीक। और राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, और सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र, सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। और बात करें तो सर्वाधिक इसका क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र केरल, सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो केरल। और क्षेत्र की कुछ क्षेत्र इसका कर्नाटक का भी है, कुछ क्षेत्र कर्नाटक, हाँ, कुछ क्षेत्र उड़ीसा का पहाड़ी क्षेत्र पठारी, कुछ क्षेत्र उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, ठीक। और भी अगर बात करें तो असम, असम, मेघालय, मेघालय, ठीक। इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार है, जहाँ जहाँ अधिक बारिश होती है, ठीक। अगर बात करें इसमें फसल की, तो इसमें फसल सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? तो इसमें मोटे अनाज की, किसकी? मोटे अनाज की, ठीक। इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक। और सबसे अधिक खेती किसकी अगर की जाए तो बात करते हैं तो वो चाय की, चाय की खेती यहाँ पे सबसे अधिक की जाती है, ठीक। किसमें? लैटेराइट मृदा में। बात करें इसमें किस किस तत्व की कमी होती है, तो इसमें चूना, चूना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, ह्यूमस, ये सब तत्वों की इसमें कमी होती है, ठीक। ये तो हो गए पूरी जानकारी लैटेराइट मृदा की। इससे बाहर एक अगर लैटेराइट मृदा के बारे में पूछे तो इससे अधिक कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इसको आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र केरल में है, ठीक। इसमें अगर खेती की जाती है तो सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है और मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसका क्षेत्र पूर्वी पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ी, सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। ये सब एरिया है इसका। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इसमें। ये सब तो हो गई इसके बारे में। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि का प्रयोग सामान्यतः एक क्षेत्र या उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? प्रश्न फिर सुन लीजिए। कौन सी विधि का प्रयोग, विधि की बात कर रहा है, कौन सी विधि का प्रयोग सामान्यतः एक क्षेत्र या उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन का संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। अब ऑप्शन सुनिए। पहला है डेयरी विश्लेषण, दूसरा है अर्थमिति, तीसरा है आगत निर्गत विश्लेषण, चौथा है प्रधान घटक विश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आगत निर्गत विश्लेषण। ठीक, ये इसका सही हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक, अगर इसकी बात करें आगत निर्गत विश्लेषण की, तो इसका तो सबसे पहले इसके बारे में बताया कौन था, तो वो थे अमेरिकी शास्त्री, अमेरिकी अर्थशास्त्री उनका नाम था वासिली डब्ल्यू लियोन टिप। इन्होंने 20वीं शताब्दी में इसके बारे में बताया था, आगत निर्गत विश्लेषण विधि के बारे में। ठीक, लेकिन ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, लेकिन ये मूल रूप से रसियन के थे। कहाँ के थे? ये रसियन के थे। ठीक, ये तो हो गया आगत निर्गत विश्लेषण के बारे में। सबसे पहले कौन बताया था? तो वासिली डब्ल्यू लियोन टिप बताए थे। कब बताए थे? 20वीं शताब्दी में। ठीक, ये रसियन मूल निवासी अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। ठीक, आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए चलना है इसी तरह से, ताकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाएं। आइए अगला देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क कहा गया है। उपर्युक्त उत्तर इसमें चुनना है। आइए पहला देखते हैं। अभिकथन ए, सर्वाधिक जीवन निर्वाह कृषि में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। सर्वाधिक जीवन निर्वाह कृषि में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। तर्क कहता है कि पूरे क्षेत्र में पशुओं के जनन ही वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण कृषकों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ बताने लायक है नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं इस पे, इस क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक, प्रश्न है, किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया है? किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया है? ठीक, तो ये कोटेशन क्या है? पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहत उपस्थिति जो अनिच्छापूर्वक उत्पन्न की गई हो,
अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा आंधी के प्रभाव से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप से जो उसके स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो। ठीक, ये प्रदूषण का एक कोटेशन है, मतलब परिभाषा है। ये परिभाषा किसका है इसके बारे में बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड केनेट, डिक्सन, डैशमैन, गुडी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड केनेट। ये लॉर्ड केनेट का कोटेशन है जो प्रदूषण पर दिए हैं। ठीक, आइए आगे चर्चा करते हैं। इसमें अगला प्रश्न नंबर 5, जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। आइए ऑप्शन है डैशमैन, डिक्सन, रेडजेल, मरे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैशमैन। इसे S10 मान भी कहते हैं, S10 मान भी कहते हैं इनको। ठीक, और डैशमैन भी कहते हैं। इनकी पुस्तक इनकी थी कौन सी? तो पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये इनकी पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। किसकी पुस्तक थी? तो डैशमैन की पुस्तक थी। लेकिन एक बात और कि जैव विविधता जो शब्द है ये डैशमैन कब दिए थे? तो ये दिए थे 1968 में। 1968 में ये थे। और ये जो थे ये वन्य जीव विज्ञानी थे। वन्य जीव विज्ञानी थे। कौन? डैशमैन। ठीक, और ये संरक्षणवादी भी थे। संरक्षणवादी, और ये वन और जीवों का संरक्षण करते थे। ठीक, उन्हीं ने जैव विविधता शब्द दिया था सबसे पहले। ठीक, कब दिए थे? तो 1968 में दिए थे। कौन दिया था? डैशमैन या दसमान ने दिए थे। उनकी पुस्तक थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभी तक कितने लोग कंफ्यूज रहे होंगे जैविक और जैव में। वो था जैविक और ये है जैव। ठीक, तो जैविक का जो है वो डैशमैन थे। अब जैव विविधता कौन है? आइए आगे देखते हैं। ऑप्शन है डैशमैन, रोसेन, डिक्सन, जेलेन। ठीक, तो जैव विविधता कौन दिया था? तो जैव विविधता दिए थे, इनका पूरा नाम था W.G. रोसेन। ठीक, इनका पूरा नाम था W.G. रोसेन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, W.G. रोसेन। और ये दिए कब थे? तो ये दिए थे 1985 में। प्रश्न पूछा हुआ है कि जैव विविधता शब्द कौन दिया था? तो रोसेन दिए थे। और कब दिए थे? तो 1985 में दिए थे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ठीक, तो 7 नंबर के प्रश्न में क्या है, आइए इसमें बात कर लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अधिक केंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती हैं? ठीक, अधिक केंद्र बोले तो ईपी सेंटर, ठीक, ईपी सेंटर। तो इसमें ऑप्शन है एस तरंग, पी तरंग, आर तरंग, एल तरंग। ठीक, तो अधिकेंद्र पर सबसे अधिक विध्वंसात्मक कौन होती हैं? तो होती हैं एल तरंग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एल तरंग। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हम विस्तृत वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके टीएसटी पीएचटी वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो बहुत अच्छी तरह से उसमें बताया भी हो और समझाया हो, विस्तृत वर्णन उसमें किया हो। और यहाँ पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें पी और एस और रियल वेव की, तो ये हो गया, ये होती है प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव बोलते हैं इसे। ये होती है द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग। ठीक, द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग। यल की बात करें तो ये धरातलीय तरंग होती है, ठीक। बात करें पी वेव की तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। यस की अगर बात करें, ये सिर्फ ठोस में चलती है, द्रव में ये मुड़ जाती हैं। ठीक, यल की बात करें तो ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं। और पी का अगर बात करें तो ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। यस की अगर बात करें तो ये 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। धरातलीय तरंग की अगर बात करें तो ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है। ठीक, और अभी बात किया कि प्राइमरी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। ठीक, एक होता है ये अधिक केंद्र, ठीक, जिसे ईपी सेंटर बोलते हैं। एक होता है मूल केंद्र, जिसे फोकस बोलते हैं, फोकस। तो फोकस वह होता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, और ईपी सेंटर वो होता है जहाँ इसे महसूस किया जाता है। ठीक, अब प्राइमरी वेग की अगर बात करें तो प्राइमरी वेग जितनी तेज़ी से आती है उतने ही तेज़ी से चली जाती है, इसलिए इसका प्रभाव धरातलीय क्षेत्र पर नहीं पड़ता है।
द्वितीयक की बात करें तो ये उससे थोड़ी से कम तेज़ आती हैं, लेकिन इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी ये भी चली जाती हैं। लेकिन धरातली की अगर बात करें यल वेव की, तो ये बहुत धीरे धीरे आती हैं और बहुत धीरे धीरे जाती हैं, इसलिए ये सर्वाधिक विध्वंसात्मक होती हैं धरातली, और ये बहुत विनाश करती हैं धरातली क्षेत्र पर, क्योंकि ये धीरे धीरे आती हैं और धीरे धीरे जाती है, तो बहुत देर तक रहती हैं इसलिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया इसके बारे में, और जाके आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं उसे और अच्छी तरह से। आइए ऑप्शन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे सुमेलित करना है। ठीक, तो सूची 1 में स्थलाकृति है और सूची 2 में आच्छादन। ठीक, आइए देखते हैं। पहला दिया है मोनेडनाक पवन, आंधी घाटी हिमनद, ड्रमलिन नदी, ड्राई केनेट्स भौमजल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले यहीं पे इसको मिला लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए, बात करें अगर मोनेडाक की, तो मोनेडाक जो स्थलाकृति बनती है वो नदी द्वारा बनती है, तो इसका हो जाएगा एक नदी। आंधी घाटी की अगर बात करें, आंधी घाटी कैसे बनती है? तो आंधी घाटी भौमजल से बनती है। ठीक, अगर ड्रमलिन की बात करें तो ड्रमलिन हिमनद द्वारा बनती है। ठीक, ड्राई कैनेट्स की बात करें तो ये पवन द्वारा बनती है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 2, 1। ठीक, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो यही पहला सही हो जाएगा। ठीक, 3, 4, 2, 1। ठीक, यही सही है। ठीक, अगर हम मोनेडनाक की अगर बात करें, मोनेडनाक, ठीक, तो जो मोनेडनाक है ये बिखरी पहाड़ियों में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? जो बिखरी पहाड़ियाँ होती हैं, बिखरी पहाड़ियाँ, बिखरी पहाड़ियाँ जो है उधर ही पाई जाती हैं। हाँ, और ये एकाकी रूप में मिलती हैं। ठीक, एकाकी रूप में। अगर बात करें आंधी घाटी की, तो जो आंधी घाटी होती है ये चूना वाले क्षेत्र में, चूना यानी काष्ठ, जो काष्ठ स्थलाकृति वाला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक, अगर ड्रमलिन की बात करें, ड्रमलिन की, तो ये उल्टी नाव की तरह, उल्टी नाव, उल्टी नाव की तरह या अंडे की तरह, ठीक, कटे अंडे की तरह दिखती हैं। ड्राई कैनेट्स की अगर बात करें तो ड्राई कैनेट्स जो होता है ये चतुष्फलक जैसी होती हैं, और जब हवाएं ऐसे जाती हैं, इस तरह से जब हवाएं जाती हैं ऐसे, तो इसी क्षेत्र में जो है पथरीले क्षेत्र में इनको ये इस तरह से काट देती हैं। ठीक, ऐसे ऐसे काट देती हैं और इधर अगल बगल से निकल जाती हैं इनको काट के।
ये होती है ड्राई कैनेट्स। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। यह सीमा किस प्रकार की है? जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसका जो सीमांकन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? ठीक, ऑप्शन है सांस्कृतिक, जटिल, पूर्ववर्ती, अध्यारोपित। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक। अगर सांस्कृतिक ऑप्शन में नहीं रखेगा तो ऑप्शन में लिख रखेगा अनुवर्ती। क्या रखेगा? अनुवर्ती। दो ऑप्शन मिलता है इसका, एक अनुवर्ती और दूसरा सांस्कृतिक। ठीक, पूर्ववर्ती की अगर बात करें तो पूर्ववर्ती वे नदियाँ होती हैं, वे नदियाँ जो हिमालय से पूर्व की हैं, जो हिमालय के पूर्व की हैं। मतलब कि जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले की हैं ये नदियाँ। ठीक, जो हिमालय से पहले भी बहती थी और आज भी हिमालय को काट छाट के ये बहती हैं, ये अपना रुकती नहीं है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 77.8, 3.807, 1.658, 1.260। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, 77.8% पाई जाती है सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में। ठीक, अगर इसके बारे में बात करें तो जो सागरी लवणता है, सागरी लवणता, सागरी लवणता, ये सब सागर के लवण ही तो हैं। सागरी लवणता जो है इसे प्रति हजार ग्राम में दर्शाया जाता है। ठीक, इसे प्रति हजार ग्राम में दर्शाया जाता है सागरी लवण को। अगर बात करें सागरी लवण के खोज के बारे में तो एक अन्वेषक थे, कौन? डिटमार महोदय। डिटमार महोदय 1884 में इसकी खोज किए थे। ठीक, इस सब की खोज किए थे सागरी लवण की, और ये 27 प्रकार की लवणता के बारे में इन्होंने पता लगाया था। ठीक, 27 प्रकार की लवणता के बारे में पता लगाया था, जिसमें से इन्होंने 7 प्रकार की मुख्य बताए थे। 7 प्रकार की मुख्य बताए थे। अगर वो 7 प्रकार की बात करें तो कौन कौन सी हैं, देखिए यही चर्चा कर लेते हैं। तो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम
क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, 4 हो गए। पोटेशियम, इधर लिख देते हैं, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। ये हो गए 7 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7, ठीक। इतने जो है वो मुख्य रूप से चर्चा किए थे, वैसे जो वो 27 प्रकार के बताए थे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस समूह की स्थलाकृति का निर्माण अपरदन के कारण होता है? इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसका निर्माण अपरदन से हुआ है, ठीक, उसका निर्माण अपरदन से हुआ है। ऑप्शन है प्लाया, शिखरिका, जलगर्तिका, दूसरा है एराटे, केम, लेविन, तीसरा है ड्रेमलिन, फियोर्ड, तरंग निर्मित प्लेटफार्म, चौथा है ड्रिप स्टोन, विलयन रंध्र, यू आकार की घाटी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लाया, शिखरिका और जलगर्तिका, ठीक। ये जो है अपरदन द्वारा बने हैं, ठीक। अगर हम बात करें प्लाया की, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, रेगिस्तानी, ठीक, रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक। इस प्लाया को में जब अधिक नमक हो जाता है, अधिक नमक जब अधिक हो जाता है तो इसे बोलते हैं सैलिनास। क्या बोलते हैं? सैलिनास, ठीक, इसे सैलिनास बोलते हैं, ठीक। इसी प्लाया को अरब के रेगिस्तान में इसे खबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? खबारी। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। अरब के रेगिस्तान में इसे खबारी कहते हैं, ठीक, और इसे ममलाहा, खबारी और ममलाहा कहते हैं। सहारा के रेगिस्तान में इसे सट कहते हैं,
क्या कहते हैं? सट। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा तर्क आर। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर इसमें से चुनना है, कौन सा है? तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला अभिकथन ये है, भूमि क्षमता वह है कि जहाँ की विभिन्न कृषि व वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूक्षरण के प्रति उसकी सुग्राहिता के अनुसार भूमि को श्रेणीकृत करता था। ठीक, तर्क है, उत्पादन का अत्यधिक मांगजन्य प्रणाली का उत्तम भूमि पर संकेंद्रण होता है और व्यापक रूप से बंजर भूमि रह जाती है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन देखिए, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है रिमोट सेंसिंग जीआईएस से संबंधित है। डिजिटीकरण अथवा स्कैनिंग किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण हैं? डिजिटीकरण और स्कैनिंग जो है, ये 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है। डिजिटीकरण अथवा स्कैनिंग किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण हैं? ठीक, ऑप्शन है डेटा आउटपुट, डेटा संग्रहण, एज मैचिंग, भूल संसूचन। भूल का मतलब ईरर। ठीक, ईरर डिटेक्शन, ईरर डिटेक्शन। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेटा संग्रहण। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 डेटा संग्रहण इसका सही ऑप्शन है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, अगला है निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है दामोदर घाटी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ये नोडल क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक, नोडल क्षेत्र मतलब अगर बोले तो नोड का मतलब होता है केंद्र। नोड का मतलब होता है केंद्र। ठीक, जो केंद्र क्षेत्र होता है जो है, जैसे मंदिर, गिरजाघर, मठ, ठीक, ये सब जो होते हैं इसे केंद्र क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है जीआईएस में वेक्टर डाटा मॉडल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीआईएस में वेक्टर डाटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेक्टर डाटा मॉडल के बारे में पूछ रहा है जीआईएस में। ठीक, ऑप्शन है पहला, यह एक साधारण डाटा संरचना है और इसकी निम्न कार्टोग्राफिक निर्गम गुणवत्ता है।
दूसरा है कार्टोग्राफिक बोले तो मानचित्रण, ठीक, मानचित्रण। और निर्गम की अगर बात करें तो आउटपुट, ठीक। अगला है, यह एक सुसंबद्ध डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता है, ठीक। अगला ऑप्शन है, यह सरल डाटा प्रसंस्करण की विशेषता युक्त है। चौथा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यह एक सुसंबद्ध डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्गम मतलब आउटपुट गुणवत्ता है, ठीक। आउटपुट क्वालिटी, ठीक। जो जीआईएस में वेक्टर डाटा मॉडल है उसका जो है वह एक सुसंबद्ध डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण आउटपुट क्वालिटी है, ठीक। ये तो हो गया आज का प्रश्न, ठीक। और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और लोगों को इसमें जोड़ें ताकि जो लोग नेट के पेपर देने वाले हैं सबके लिए लाभदायक हो। बस आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।